सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज से एक नया सेट शुरू होने वाला है, वो है बिहार थर्ड सीजल एग्ज़ाम 2022 का। ठीक है, जिनका भी पेपर 26 या 27 को, ठीक है 26 या 27 को जिनका भी पेपर है वो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो लोग अगर इसके अलावा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो आपको पता है कि सारे जो सवाल है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे सवाल संभावित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर होगा, पेटी का जो पेपर होने वाला वो 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे इस पीडीएफ को आप कैसे लेंगे। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप फ़ोनपे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं या पेटीएम या फिर आप अमेजन पे, किसी भी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 7903764562 पर। और व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को, और आपको व्हाट्सअप पर ही आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपका 10,000 जीके जीएस साइंस का है जिसकी प्राइस आपका 200 रुपये है। 4,000 स्टैटिक जीके का है जिसका प्राइस है आपके 75 रुपये है। और आपके 3,000 करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर नवंबर अपडेटेड, और जो लोग पे करके लेंगे उनको दिसंबर वाली भी पीडीएफ मिलेगा। इसकी प्राइस होगी 75 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर जो लोग एक साथ पीडीएफ लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करना होगा। प्राइमरी कलर कौन सा होता है? देखिए, प्राइमरी जो कलर होता है वो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, क्या होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन या रेड, ग्रीन, ब्लू जो कहिए। ठीक है, ये जो तीन कलर होता है इसी को कहते हैं प्राथमिक कलर, और ये तीनों को मिलने से क्या बन जाता है? वाइट कलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, येलो हो गया, मैजेंटा हो गया, और यहाँ पे पिकॉक ब्लू हो गया। क्या? पिकॉक ब्लू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या हो जाते हैं? ये तीनों जो कलर है ना, ये हो जाते हैं सेकेंडरी कलर। क्या? सेकेंडरी जो कलर होते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, सेकेंडरी जो कलर होता है वो कौन कौन सा होता है? आपको होता है येलो, मैजेंटा और पिकॉक ब्लू। ठीक है, कौन सा? पिकॉक ब्लू। जब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब इसमें भी जब आप रेड को किससे मिलाएंगे? रेड को अगर आप पिकॉक ब्लू से मिलाते हैं, ठीक है, रेड को पिकॉक ब्लू से मिलाते हैं, या फिर ग्रीन को मैजेंटा से मिलाते हैं, या फिर ब्लू को येलो से मिलाते हैं, तो हर कंडीशन में क्या बनेगा? तीनों का तीनों कंडीशन में क्या बनेगा? वाइट बनेगा, है ना। हर कंडीशन में वाइट बनेगा। तो सेकेंडरी कलर में भी वाइट बनेगा, प्राइमरी कलर में भी, और तीनों का तीनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? वाइट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 मीन्स की यूरेनियम 235। नेक्स्ट बात हो रही है जीवाश्म की आयु जानने के लिए। चट्टान की आयु तो जान लिया यूरेनियम 235 से। अगर आपको जीवाश्म की आयु पता करना हो तो कौन सा सवाल का आंसर जो होगा? कार्बन 14। ठीक है, जीवाश्म की आयु जानने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। वही चट्टानों की आयु जानने के लिए 235 यूज करते हैं। सवाल आ जाए, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। क्या? पैलेंटोलॉजी। ठीक है, अगर बात करें आयोडीन 30, अगर यहाँ पे आयोडीन 31 का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे थायराइड कैंसर के लिए, अगर हम थायराइड कैंसर की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा कैंसर, तो आयोडीन 31 का उपयोग किसको पता करने के लिए, किसकी जानकारी करने के लिए? ठीक है, किस चीज़ का पता लगाने के लिए? थायराइड कैंसर का उपयोग जो होता है, थायराइड कैंसर का जानने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? ये आयोडीन जो है, आयोडीन 131। ठीक है, अगर बात यहाँ पे कैंसर से हो ही रहा है तो आइए जान लेते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर बात करें रक्त कैंसर, ये तो हो गया थायराइड कैंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त कैंसर का उपयोग जानने के लिए, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक और सवाल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है इंद्रधनुष, ठीक है, एक होता है प्राइमरी इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीय, ठीक है, सेकेंडरी इंद्रधनुष। एक होता है प्राइमरी, क्या? एक होता है प्राइमरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, और एक और होता है सेकेंडरी। ये क्या होता है? सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। तो ध्यान रखिए इसके जो बाहरी परत होता है, ठीक है,
जो बाहर में होता है वो क्या होता है, रेड होता है। जब प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है तो इसके बाहरी क्षेत्र में जो कलर होता है वो होता है लाल। अंदर के क्षेत्र में होता है, जो अंदर वाला भाग होता है वो होता है, मीन्स कि बाहर वाला भाग होता है रेड, अंदर वाला होता है बैगनी। ठीक अपोजिट होता है सेकेंडरी में। अब जब ये बाहर वाला हो जाता है आपका बैगनी, ठीक है, ये हो जाता है बैगनी और अंदर वाला हो जाता है रेड, ठीक है, अपोजिट। तो आपसे सवाल कर दिया जाए, ठीक है, कि प्राइमरी इंद्रधनुष में बाहरी कलर कौन सा होता है, इंद्रधनुष का बाहरी सतह का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, लाल। वही अगर सेकेंडरी का पूछ दिया जाए तो बैगनी, जस्ट अपोजिट, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्ष, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, सभी को पता है, दूरी का। पास्कल जान लीजिएगा, दाब का। एम्पियर धारा का, करंट का। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एक तो दूरी का हो गया प्रकाश वर्ष, दूसरा होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये हो गया पार्सेक। अब यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी, कितना मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। वहीं अगर एक पारसेक में पूछ लिया जाए, पारसेक में, तो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या, 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। वही ज्योति तीव्रता की बात कर लें, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला, आवेश का मात्रक होगा कूलम। तो ये जो 3 और 3 6, ये 6 जो मात्रक जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए, अम्लराज, अम्लराज किसे कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। एग्जाम में आपको एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं और किस अनुपात में होते हैं, ये भी आता है सवाल। HCl होते हैं, मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ये। और आपका ये हो गया HNO3, क्या, HNO3, ठीक है। अब इसे पूछा जाएगा कि रेशियो कितना होता है, तो 3:1 होता है। अगर कैसे याद रखें ट्रिक, कितना लीटर है HCl में, 3, तो 3 से याद रखिए, बाकी जो बच गया 1, ठीक है। यहाँ से एक और सवाल आता है, अम्लीय वर्षा। इसमें किस अम्लीय जो वर्षा में होता है क्या क्या होता है, अम्लीय वर्षा किन दो अम्लों के मिलने से ये अम्लीय वर्षा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल मीन्स की HNO3, ठीक है। इनके मिलने से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। याद रखिएगा एक और फैक्ट, ठीक है, एक और यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा कि इनके मिलने से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। अच्छा, इमारतों का कुष्ठ रोग क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा को, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग इसे कहा जाता है। क्या, कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसका जो pH मान होता है, pH मान कितना होता है, 5.4, ठीक है। चलिए आइए प्राकृतिक रबर का बात कर ले कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है, आइसोप्रीन। क्या होता है, आइसोप्रीन। वहीं रबर की बात हो ही रही तो रबर के वल्नीकरण में, क्या, वल्नीकरण में किसका उपयोग होता है, सल्फर का। सल्फर का दूसरा नाम गंधक भी है और इसको S से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एमिनो अम्ल का जो होता है, एमिनो अम्ल का, ठीक है, क्या, अमीनो अम्ल का जो होता है इसका बहुलक कौन होता है, प्रोटीन होता है। क्या, प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एथिलीन का, एथिलीन किसका बहुलक है, ठीक है, एथिलीन का बहुलक कौन सा है, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है, एथिलीन का, ठीक है। एमिनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन, एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 फैक्ट और याद रखिए यहाँ से। आइए RBI के बारे में सब कुछ आज जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता, नहीं भी तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सबसे पहले RBI का फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होता है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पे, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था, कोलकाता। वर्तमान में कहाँ है, मुंबई। लोगो में जो इसका जो लोगो होता है RBI का, ये लोगो जो होता है इसमें क्या होता है, तार का वृक्ष होता है और रॉयल बंगाल टाइगर होता है, ये चीज़ होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी लोगो देखिएगा डाउनलोड करके गूगल से। अगर बात करें इसकी स्थापना तो आपने जान लिया कि 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है।
1 अप्रैल 1935 को अगर इसका स्थापना होता है तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है बताइए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये तो हो गया आरबीआई के, मीन्स कि क्या, आज़ादी से अगर बात करें पहले। लेकिन हम बात करें भारतीय, कौन भारतीय, मीन्स कि आज़ादी के बाद ही तो होगा ना कोई भारतीय गवर्नर, ठीक है सॉरी, भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख, ठीक है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख, और आरबीआई के पहले गवर्नर से पूछ लिया जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। बात सुपर कंप्यूटर का हो रहा है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 800। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। और मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शकुंतला देवी। इनकी माइंड काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर जैसे तेज चलते हैं ना। चलिए, सीडैक संस्था कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र, पुणे शहर में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में इसका क्या है? संस्था है। इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। क्या? कंप्यूटिंग, एफ की जगह टी कर लीजिएगा। आइए 73वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम के अंतर्गत? 1992 के अधिनियम के तहत। लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993। अधिनियम कब का है? 1992 का। लागू होता है 24 अप्रैल 1993। इसमें कितने भाग जोड़े गए? इसमें जो 9वां भाग है, यहाँ पे बात हो रहा है, इसमें जो भाग 9 है जोड़ा गया। क्या? इसमें जो है भाग 9 को क्या किया गया? ऐड किया गया, ठीक है। और कौन सी अनुसूची, अगर बात करें यहाँ पे अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, ठीक है, तो इसमें 11वीं जो अनुसूची इसको ऐड किया गया। ऐड क्या क्या किया गया? इसको अनुसूची, ठीक है, अनुसूची कौन सा ऐड किया गया? 11वीं अनुसूची को इसको ऐड किया गया, भाग 9 को ऐड किया गया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया, ठीक है। अगर बात करें भाग 9 को जोड़ा गया, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये 243 से 243 ओ के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहाँ से और भी बातें याद रखिएगा। और अगर बात करें ये संविधान जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ये, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत? तो 1992 के अधिनियम मीन्स के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है, यहीं से एक सवाल जब बन जाता है कि जो 73वां संविधान संशोधन लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993, ये 24 अप्रैल को ही माना गया पंचायती राज दिवस, ठीक है। बात अगर कर ले कि अगर पंचायती से बात आती है आगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा ये 40 है। अनुच्छेद कौन सा है? 40 है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये भाग 4 होगा, भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 38 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पे। कब? 2 अक्टूबर 1959, नगौर जिला राजस्थान में ये पहला, ठीक है, पहला यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन होता है? जैसे केंद्र की मैं बात करूँ तो केंद्र में क्या होता है? केंद्र में अगर मैं बात करूँ तो केंद्र में होता है संसद, और संसद की मैं बात करूँ तो संसद में आप सभी को पता है संसद में 3 चीज़ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट आप सभी को पता है। उसी तरह राज्य में भी होता है विधायिका, जिसे कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। तो विधानमंडल इसमें कौन कौन शामिल होता है? विधानसभा, राज्यपाल, ये दोनों तो फिक्स है, ये तो होंगे, विधानसभा राज्यपाल तो होंगे। विधान परिषद कब होंगे? जहां इसकी अस्तित्व होगा, मीन्स कि ऐसे 6 ही तो राज्य हैं, विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो ऐसे 6 ही तो राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। अदरवाइज क्या होगा? जो विधानमंडल की विधायिका में होगा वो होगा विधानसभा और सिर्फ राज्यपाल। तो ऐसे 6 राज्य याद रखिएगा, ऐसे 6 राज्य याद रखिएगा। तू भी मजे कर, ट्रिक से याद रखिएगा, तू भी मजे कर। क्या? तू भी मजे कर, क्या? तू भी मजे कर, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र, ठीक है, M से महाराष्ट्र, मजे, है ना,
ए यहाँ पे कर लीजिएगा मजा, ए से आंध्र प्रदेश और के आर से कर्नाटक, ठीक है। 6 राज्य याद रखें, तू भी मजा कर। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है। चलिए आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा हुआ? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। कब? 1939 में। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार इन्हें कहा जाता है, और लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने किया था, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। चित्तरंजन दास की मैं बात करूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना कब? 1923 में। लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ? अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? गदर पार्टी की। सेला सुरंग किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यह है अरुणाचल प्रदेश में। करंट का ये क्वेश्चन भी है। तवांग शहर को जोड़ेगा, ठीक है। किस शहर को जोड़ेगा? तवांग शहर को ये जोड़ेगा, ठीक है। शहर को क्या करेगा? ये जोड़ेगा, ठीक है। जिससे सेना का जो हथियार है आना जाना आदान मीन्स कि आने जाने में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? इसमें सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। बात करें अटल सुरंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पहले इसका क्या नाम था? रोहतांग सुरंग। और किस रोड पर ये अटल सुरंग है? लेह मनाली रोड पर है। इसकी जो टोटल लंबाई है, कुल दूरी कितनी है, कुल लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर के लगभग, मीन्स 9.02 किलोमीटर, ठीक है। आइए, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना का संबंध है अमृत क्रांति से। यही एक सवाल आता है अमृत महोत्सव। अभी 2021 की मैं बात कर लूँ, आज़ादी का 75वां, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ मनाया गया, और इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इसे एक नाम दिया गया अमृत महोत्सव, ठीक है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को नाम दिया गया अमृत महोत्सव। बात कर रहे हैं क्रांति से, तो आइए यहाँ पे गुलाबी क्रांति की बात करते हैं। किससे? झींगा उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। और याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जनक की अगर मैं बात करूँ तो वर्गीस कुरियन, नाम याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन। क्या? वर्गीस कुरियन, ठीक है। वहीं बादामी क्रांति मसाला से, सुनहरी क्रांति फल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए रजत क्रांति अंडा से, किससे? अंडा से, ठीक है, रजत क्रांति। अगर गोल क्रांति की बात कर दी जाए तो किससे? आलू से। किससे? आलू से। अगर आपसे लाल क्रांति पूछ दिया जाए, लाल क्रांति, तो टमाटर तथा मांस, ठीक है, तथा मांस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नाम आपको याद रखने हैं। गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, बादामी, सुनहरी, रजत, गोल, लाल, ठीक है। याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान की मैं बात करूं, इसका मुख्यालय है कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कुल इसमें कितने कंट्री देश हैं? कुल कितने कंट्री सदस्य हैं? तो 10 इसमें सदस्य हैं। इसकी बैठक 2021 में कहाँ हुई? याद रखिएगा, ब्रुनेई। अब ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से लिहाज से ये बन जाता है आसियान का। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य हैं? 27 देश हैं, ठीक है। पहले ये 28 था, लेकिन अब क्या हो गया? 27। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इससे अलग हो गया, और इसके अलग होने का क्या नाम दिया गया? ब्रेक्जिट। क्या नाम दिया गया? ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन के अगर मुख्यालय की बात करें, कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी, किसकी राजधानी? बेल्जियम की राजधानी है ये ब्रुसेल्स, ठीक है। अब आइए, क्वाड कंट्री में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन? तो क्वाड ऐसे अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो देखिए, यू से हो जाएगा यूएसए, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, डी से, डी वर्ड आता है ना इंडिया में, इंडिया, और एक नाम याद रखिएगा, जापान, ठीक है। चलिए, शंघाई सहयोग संगठन मीन्स की SCO में कुल कितने देश है? 9 देश। 9वां देश अभी हाल ही फिलहाल, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि हाल ही में 9वां जो इसका सदस्य देश कौन बना है? ईरान। और मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चाइना में, ठीक है। एक और यहाँ से करंट अफेयर से सवाल बन जाएगा, NDB मीन्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? मिस्र मीन्स की 9 कुल सदस्य हैं, 9 देश हो गए इसमें कुल, और 9वां जो बना है नवीनतम वो है मिस्र, नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से एक और सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन बना है? करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल आ सकता है, दक्षिण सूडान, जो कि 193वां नंबर का है। मीन्स के कुल अब इसमें कितने कंट्री हो गए?
193 कंट्री हो गए, और 193 की बात करें तो दक्षिण सूडान हो गया। IMF से एक और क्वेश्चन यहाँ से ऐड कीजिएगा। IMF का जो है नवीन, इसमें IMF में कुल कितने देश हैं? 190 देश। और 190वां कौन सा बना है? नया, एंडोरा। ठीक है, तो सवाल यहाँ से एक और याद रखिए, NDB हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये 3-4 नाम याद रखिएगा। सॉरी, चलिए, दूध से दही बनता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। वहीं अगर टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफी, यहाँ टाई कर लीजिएगा, टाइफी। और इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। टीवी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। वहीं राइजोबियम जीवाणु क्या है? ये सहजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? राइजोबियम जो जीवाणु है ये सहजीवी का उदाहरण है। ये दाल के पौधे के जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका काम होता है। और सहजीवी की मैं बात करूं, एक और एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा, लाइकेन। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है और सहजीविता का ये उदाहरण है। इसका काम है वायु प्रदूषण जांच में। किसका? लाइकेन का। ठीक, चलिए, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस स्थान पर ठीक है, किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? लद्दाख में। और यहाँ पे उमलिंगला कौन सा दर्रा है? नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे उमलिंगला। ठीक है, उमलिंगला दर्रा। ठीक है, दर्रा कहाँ है? यही लद्दाख में है। आगे, मानवाधिकार अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम? अधिनियम। ठीक है, अधिनियम का यहाँ पे नाम याद रखिए, मानवाधिकार अधिनियम। किसके अंतर्गत? कौन सा अधिनियम के अंतर्गत? 1993 के अंतर्गत। किसकी गठन होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, NHRC का गठन होता है। 1993 का अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर से क्वेश्चन छपेगा, अरुण कुमार मिश्र को। ठीक है, आइए, अब दर्रा से बात हो ही रहा था तो कुछ दर्रे के बारे में और भी बात कर लेते हैं। जैसे तुजु दर्रा, तुजुला दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। लेपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। ठीक है, जिसमें ये कब हुआ था? 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है, इसमें 13 जजों की क्या हुई थी? 13 जजों की बेंच बैठी थी। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या थी? सबसे बड़ी बेंच में से एक थी। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें ये बताया गया, और संविधान का मूल ढांचा इसमें बताया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको अंग के रूप में माना गया कि संविधान का मूल ढांचा और प्रस्तावना। ठीक है, अब बात हो रही है केशवानंद भारती केस का तो हो गया जिक्र, तो इसी से एक और रिलेटेड आता है विशाखा। इससे रिलेटेड नहीं, केस की बात कर ही नहीं तो विशाखा केस के बारे में भी जानिए। कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकना। ठीक है, किस केस के अंतर्गत है? ठीक है, यह विशाखा केस से संबंधित है। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स की बायोलॉजिकल घड़ी जिसको कहते हैं, किस ग्रंथि को कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। ये होता क्या है? मानव के ब्रेन में होता है। ठीक है, सॉरी। आगे, आपातकालीन कहिए या करो मरो कहिए या लड़ो या भागो। ठीक है, लड़ो या भागो किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पे किसको कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ये कहाँ दिखाई देता है? मीन्स के एड्रिनल ग्रंथ होता कहाँ पे? एक किडनी के ऊपर वाले भाग पे। ठीक है, एक किडनी के कहाँ होता है? ऊपर वाले भाग पे एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। ये भी कहाँ होता है? ब्रेन में ही होता है। ठीक है, ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। पहला। दूसरा, लव हो गया, फीलिंग जैसे चीज़ को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ना। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला, विषुव की स्थिति कब बनती है? जब दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। दिन और रात की अवधि बराबर होता है। और ये कब होता है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च
और 23 सितंबर वो दिन है जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 24-24 घंटे के होते हैं। ठीक है, जनवरी, ठीक है, 1975 में पहली बार इसका जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, नागपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, नागपुर में, विश्व हिंदी सम्मेलन। क्या, विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या, पराक्रम दिवस, किसके जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। ठीक है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस था, ये यहाँ पे मतदाता दिवस। क्या, नोट कर लीजिएगा, मतदाता दिवस। ठीक है, 25 में क्या कीजिएगा, मतदाता दिवस कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को चुनाव, ठीक है, चुनाव आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसी वजह से 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। 24 जनवरी बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, पीडीएफ में मैं सुधरवा दूंगा। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2021 का थीम था वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, ये 2 फरवरी याद रखिएगा 1971, जगह ईरान। ठीक है, जगह ईरान, साइट रामसर साइट के लिए रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। ठीक है, ये 2 फरवरी इसी से बना विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, भारत में कुल कितने हैं, भारत में कुल 47 वेटलैंड है। ठीक है, और 47वां कौन सा है, नवीनतम हैदरपुर का। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हैदरपुर वेटलैंड यूपी का, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होगा, और जीके के हिसाब से पता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। थीम 2021 की करंट अफेयर्स के हिसाब से वेटलैंड वाटर होगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, और 8 मार्च को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मैंने अभी बताया, मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए, 24 दिसंबर को। ठीक है, 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को यहाँ पे आइए, 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया। 7 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। क्या, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, क्यों, क्योंकि इसी दिन 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, इसके बाद ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाने लगा। विश्व जैविक विविधता दिवस, ठीक है, विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस ये हो जाएगा 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। कारगिल दिवस 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई कारगिल दिवस, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945, वो दिन याद रखिएगा जब हिरोशिमा शहर पर, किस शहर पर, हिरोशिमा, किसके, जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, भाला फेंक दिवस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, 7 अगस्त को। और टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूँ, टोक्यो ओलंपिक की मैं बात कर लूँ, ठीक है, 2020 वाला, जिसमें कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, भाला फेंक में क्या मिला इनको, गोल्ड मिला। ठीक है, याद रखिएगा, भाला फेंक में गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक है, और इसीलिए वो तारीख था, वो कौन सा दिन था, वो 7 तारीख था, 7 अगस्त वाला दिन था जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर इतिहास रचा और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता।
ठीक है, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नागासाकी, ये नागासाकी कहाँ का है? जापान का शहर है, जापान का शहर है। अमेरिका द्वारा क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? यूएसए के द्वारा, यूएसए को द्वारा क्या किया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था। ये 9 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो राष्ट्रीय वाला पूछ दिया जाए तो राष्ट्रीय वाला 12 जनवरी को। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को यहाँ से पूछ दिया जाए विश्व वाला, ठीक है, वर्ल्ड वाला, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को। ठीक है, लोकतंत्र तथा इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, याद रखिए 16 ये सितंबर क्यों? तो 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ? कनाडा में। कहाँ? कनाडा में ये हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति सवाल है, नागरिकता जो संविधान के किस भाग में है? ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 हो जाएगा। अनुच्छेद अगर पूछा जाए कौन से, तो 5 से 11। ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग में? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा नागरिकता, तो इसे एक और सवाल बन सकता है कि एकल जो नागरिकता है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक, आइए अब आई के बारे में बात करते हैं। आई से रिलेटेड 5-6 ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। जैसे आंखों के रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन? नाम है कोन्स और रड्स। अब इन दोनों का काम क्या है? कोन्स का काम है रंगों का आभास कराना, रड्स जो रॉड्स है उसका काम है प्रकाश की तीव्रता को आभास कराना। ठीक है, इसी में एक और सवाल बनता है कि नेत्र का जो रंग होता है वो कौन प्रदान करता है? नेत्र के रंग को प्रदान करता है वो आइरिस। ठीक, अगर मैं बात करूँ सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जहाँ पे एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, कम से कम जो दूरी होना चाहिए वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर बात करें कि आँखों में, ठीक है, आँख में जो लाइट जो प्रकाश होता है वो प्रवेश करता है। ठीक है, आँख में लाइट जो प्रवेश करता है कहाँ से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया वाली पार्ट से प्रवेश करता है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। रेटिना में कहाँ? तो ये जो रेटिना का भाग होता है आँख के सबसे पिछले हिस्से को कहते हैं रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि केरल। अब आइए यहाँ पे तट के बारे में बात करते हैं। जैसे केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को, गुजरात से गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ठीक है, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ठीक है, तो सवाल ये आता है केरल वाले तट को क्या कहा जाता है? मलाबार, गुजरात वाले को कोंकण। एक और आता है आपका कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये 3 जो तट है ना, बार बार एग्जाम में सवाल आपके आते हैं। वही बात करें कि गोवा से मंगलुरु के तट को क्या कहा जाता है? किनारी तट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोंकण तट, ठीक है, यहाँ पे कोंकण तट पड़ा था। पश्चिमी तट को भी कहा जाता है कोंकण तट, या फिर गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 में कि थाल घाट, ठीक है, थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया तथा पाल घाट। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं स्थित? तो ये कोंकण तट पर स्थित है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, ठीक, और एक पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि द नेम्स, ठीक है, द नेम सेक ऑफ, ठीक है, द नेम सेक ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, ये लिखा गया है झुम्पा लाहिरी के द्वारा। ठीक, सवाल एक और आएगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए ये 2 नाम है ना, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, एक तो अरुंधति राय और दूसरा झुम्पा लाहिरी। ठीक है, दोनों के जो बुक जो लिखा गया था, इन दोनों का बुक जो लिखा गया था, इनको जरूर याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया अरुंधति राय, द नेम सेक, ठीक है, ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक किसने लिखी? तो झुम्पा लाहिरी ने लिखी। ठीक है, भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? सवाल एक आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, संघ, राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, राज्य है ना, या संघ का राज्य स्तर से करके दिया रहेगा। आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक, चलिए
मैं बात करूँ नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो क्या है, आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 79 के अंतर्गत, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा हूँ में पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है इसमें, तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। भाई बात करते हैं डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जाता है, तो मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 है, ठीक, ये तो याद रहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंध इसका जो संबंध है अनुच्छेद 243, ठीक है। कहानी है 1957 में, ठीक है, कहानी है 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जो सिफारिश किया था, किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। एक और नाम याद रखिएगा 1970, ठीक है, 1977 में जो कि क्या था, 2 स्तरीय था, अशोक मेहता समिति, ठीक है। इन दोनों का संबंध किसके है, पंचायती राज व्यवस्था से। नाम याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति हो गया। दूसरा नाम याद रखिएगा अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता 2 स्तरीय, इनका त्रिस्तरीय, ठीक है, ये त्रिस्तरीय पर आधारित था और 2 स्तरीय पे आधारित था, तो इनको मान्यता नहीं मिला, इनको मान्यता मिला बलवंत राय जो मेहता समिति था वो 3 स्तरीय पे पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, इनकी मान्यता दी गई, ठीक है। बात होता है 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, बात होता है 2 अक्टूबर 1959 की बात है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 की बात है। क्या, नागौर जिला कहाँ का, राजस्थान का, इसमें सर्वप्रथम जो था ना, सबसे पहले पंचायती राज यहीं लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959। अगर मैं बात करूँ ये तो क्या यहाँ पे बात हुआ जिला कौन सा, नागौर जिला, है ना। अगर मैं बात करूँ संपूर्ण राज्य की मैं बात करूँ तो संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पंचायती राज, ठीक है, क्या पंचायती राज वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से 3 बातें एक्स्ट्रा में बताए जो ध्यान में आप रखिएगा और छाप लीजिएगा कॉपी में। संविधान में जो अनुसूची 11 है ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में मैं बात करूँ अनुसूची 12 किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित। सवाल डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से बनते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 40। भारतीय संगीत के जो जनक, ठीक है, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है, किस वेद को माना जाता है, सामवेद, ठीक है, सामवेद को माना जाता है क्या, संगीत के जनक। सबसे प्राचीन का वेद किसे माना जाता है, ऋग्वेद को, और इसके जो पाठ करता है उनको कहा जाता है होत्री, उनको क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ गद एवं पद, ठीक है, गद एवं पद वाले वेद को क्या कहा जाता है, अर्जुवेद कहा जाता है, ठीक। सबसे बाद के वेद को कहा जाता है अथर्ववेद। इसी वेद में जो है ना सवाल आता है कि किस वेद में जादू टोना या वशीकरण की बात कही गई है, तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, जिसमें वशीकरण, विवाह, चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, ठीक। किस शासक के सिक्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के पर, ठीक है, पर क्या अश्वमेघ प्राकर्म, ठीक है, प्राकर्म लिखा मिला, आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इनकी भी बहुत जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इनकी भी जो स्टोरी है बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। पहला चीज़ कि गुप्त वंश के शासक थे, दूसरा कि भारत के नेपोलियन इन्हें कहा जाता था, और इनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है, ठीक है। किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर्ड एक्ट 1813। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, 1919, ठीक है। ये वो घटना है जिसे काला कानून भी कहा गया। इसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील, मीन्स कि शक के आधार पर किसी को भी पकड़ के जेल में बंदी बना देना, है ना, या कैद कर देना। ये था इस रॉलेट एक्ट का कानून, जो कि अंग्रेजों द्वारा क्या भारतीयों पर जुल्म ढाने का एक, क्या कह सकते हैं, उनके तरफ से एक नया नियम, ठीक है, लागू किया गया था, जिसे भारतीयों ने क्या इसे कहा गया,
भारतीयों ने इसे कहा ये काला कानून है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के समय की एक और घटना होती, बहुत कह सकते हैं क्रूरता भरी घटना अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड, जिसे कह सकते हैं हीनियस क्राइम, है ना। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जब क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, ठीक है। इसी घटना और इसके विरोध में 1920 में क्या चलाया? असहयोग आंदोलन इन्होंने, गांधी जी ने चलाया, ठीक है। और इस समय की अगर मैं बात करूँ, इस समय के जनरल, अगर इस समय की बात करें कि भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था? भारत का इस समय गवर्नर जनरल था। और ये जो आंदोलन जो हो रहा था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक्चुअली था क्या? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था? काफ़ी संख्या में जो भारतीय थे, ठीक है, भारतीय में चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या बच्चे, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उनके इसके विरोध में जलियांवाला बाग एक जगह था जहाँ पे विरोध के तौर पर वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे क्या सभा चल रही थी। और इसी सभा में, ठीक है, इसी सभा में क्या हुआ? जनरल ओडायर के द्वारा, ठीक है, इसके नेतृत्व में यहाँ पे कमान इसको संभालने का दिया गया था जिम्मा। और इसने क्या किया? निहत्थे, जितने भी निहत्थे थे, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो किसकी गिरफ्तारी? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, यहाँ पे जनसभा इकट्ठा हुई थी। और अंग्रेजों के विरोध लोहा लेने की यहाँ पे क्या एक योजना बनाने की बात की गई थी। एक योजना बनाई जा रही थी कि कैसे हम लोग लोहा लेंगे, इसी की बस सभा चल रही थी, वहाँ पे एक आयोजन हो रहा था, ठीक है। अब उसी सभा पर क्या निहत्थे सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। आगे बढ़ते, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई कब? तो 8 अगस्त 1942 को ये घोषणा होती है और अगले दिन 9 अगस्त को ये प्रभावी हो जाती है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था? एक नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। समय आ गया, या तो करो या तो मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? बहलोल लोधी को, ठीक है। बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है। और इसने अपनी जो राजधानी है कहाँ बनाया था? आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। चलिए, सवाल नंबर 39 पे आते हैं। देखिए, अच्छा सवाल है कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया और किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? ये एकवर्थ जो समिति, इसकी सिफारिश पर 1924 में ये किया गया था। फिर वही बात आता है, रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया और कब किया गया? तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में, ठीक है। काजू का उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में काजू का उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो नाम हो जाएगा उसका कर्नाटक। वही बात करें कॉफ़ी के उत्पादन में, भारत का जो अग्रणी या प्रथम स्थान पर कौन सा वो राज्य है? वो है कर्नाटक, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे काजू वाले में ध्यान रखिएगा, काजू वाले में केरल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे काजू वाले में गलत है, इसको सुधार लीजिए, ठीक है। हालांकि मैं PDF में कोशिश करता हूँ सुधरवा दूंगा। तो केरल हो जाएगा वहाँ और यहाँ पे कर्नाटक। क से केरल, क से काजू और कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय, आइए सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूँ कि इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 124 के तहत इसकी गठन होती है। आप कहेंगे कि ठीक है, हाई कोर्ट का बताइए गठन तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक है। मतदान, अगर मैं बात करूँ मतदान की आयु, ठीक है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की अगर मैं बात करूँ कि इनकी सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी।
भाई राज्यसभा और विधानसभा के अगर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की मैं बात करूँ कब कितना होता है, वो होता है 30 वर्ष। 25 वर्ष और 30 वर्ष ध्यान रखिएगा। मुखिया बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 21 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 85, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बात करते हैं संसद का गठन, अनुच्छेद 79। राज्यसभा का गठन 80। एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, स से संसद, आर से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है। 79, 80 और 81। 79, 80 और 81। ठीक। वही लोकसभा का गठन जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 81, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद किस के अंतर्गत होता है, 108। धन विधेयक, जो धन विधेयक है, इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक शामिल है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 280 के। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368। देखिए, दो समिति जरूर याद रखिएगा, एक तो लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। तो ये दोनों सवाल में से आते हैं, दोनों के दोनों सवाल पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। दोनों में से दोनों सवाल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। जैसे लोक लेखा समिति की मैं बात करूँ, इसमें 22 सदस्य तो होते हैं और इसमें 30 सदस्य होते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के 15 और 7 मेंबर होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। आइए नकदी फसल के बारे में बात करते हैं कि नकदी फसल किसको कहा जाता है। ठीक है। गन्ना, ठीक है, गन्ना को कहा जाता है, कपास को, तंबाकू को, आलू को। ठीक है। वही बात करते हैं खरीफ फसल किसको कहा जाता है, चावल, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और उड़द को। ठीक है। अक्सर ये गर्मी के सीजन में इसकी क्या होती है, बुआई होती है, इसलिए खरीफ फसल हो गया। रबी फसल अक्सर ये क्या होता है, जब मौसम क्या होते हैं, जब गर्मी के मौसम खत्म होते हैं और ठंड के मौसम के आगमन होता है, इस समय इसकी क्या होती है, बुआई होती है, जैसे गेहूँ, तिलहन, दलहन। ठीक है। प्रमुख घास के मैदान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रमुख घास के मैदान, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो लानोज घास का मैदान है, कहाँ का है, वेनेजुएला का। ठीक है। वह जो वेनेजुएला में है घास के मैदान को क्या कहा जाता है, लानोज। अफ्रीका में जो घास के मैदान उसको कहा जाता है सवाना। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और स्टेपी कहा जाता है एशिया और यूरोप में। ठीक है। चलिए अब आते हैं डोल ड्रम के बारे में बात करते हैं। डोल ड्रम है क्या, देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। डोल ड्रम के बारे में पहले तो समझिए है क्या ये विषुवत रेखा जो होती है ना, विषुवत रेखा के निकट तो होती है। ठीक है। विषुवत रेखा के निकट होती है, तो विषुवत रेखा के 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ। ठीक है। विषुवत रेखा के दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में, इसको कहते हैं क्या, डोल ड्रम। ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, डोल ड्रम कहा जाता है इस क्षेत्र को। ठीक। या फिर हम क्या इसको कहते हैं, शांत कटिबंध या शांत बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास को कहा जाता है, अक्षांश के क्षेत्र को कहा जाता है अश्व अक्षांश। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है राज्य भारत का राज्य है, हो जाएगा ओडिशा। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। 1950 की घटना है, उस समय ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। ठीक है। और ये गज ए सिकंदरी है क्या, एक्चुअली ये है भूमि पैमाने की, जो कहते हैं ना भूमि के नाप का जो पैमाना होता है उसको कहा जाता है गज ए सिकंदरी, और इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शून्यवाद का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था, नागार्जुन ने। ठीक है। नागार्जुन ने, और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक। देखिए सवाल आते हैं मोहनजोदड़ो से, बहुत सवाल आते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागर। ठीक है। अन्नागर यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत भी है, पहला चीज़। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। इसकी खोज, तीसरा इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया, तीसरी बात। ठीक। चौथी की यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और पांचवी बात की पशुपति का जैसे मूर्ति हो गया, नर्तकी का मूर्ति हो गया, हाथी दांत हो गए, सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो 5 ऐसी बातें मोहनजोदड़ो से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहले भारतीय जिन्हें सिनेमा क्षेत्र में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला, सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली। ठीक है, पाथेर पंचाली। और इनको एक तो सत्यजीत रे को ये लाइफ टाइम अवार्ड मिला था ऑस्कर का। ठीक, पहला चीज़ 1992 में। वही 1992 में भारत रत्न भी इनको मिला था। भारत की प्रथम जो मुख्य फिल्म थी कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। और किसके द्वारा ये फिल्म के निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे थे भारत की जो प्रथम बोलती फिल्म, ये तो मुख्य फिल्म हो गई ना, ये मुख्य फिल्म होगी। और यहाँ पे पहली बोलती फिल्म आलम आरा, क्या, आलम आरा। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। ये कब बनी थी, 1912 में, और ये बनी थी 1931 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है, स्टेप्स कहा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, कान में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में। ठीक, एक और सवाल आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी भी हड्डी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कहते हैं फीमर, और ये कहाँ पाया जाता है, जांघ में। ठीक है, थाई में जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मानव शरीर में ऊर्जा पैदा करता है जैसे कि कह सकते हैं डर, गुस्सा। ठीक है, ऐसी उत्तेजना पैदा कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये होता क्या है एक्चुअली में, एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली में होता है आपका किडनी के ऊपर जो भाग होते हैं ना, थोड़े से यहाँ पे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसी को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क हिंदी में कहते हैं। जब ये तनाव की स्थिति में होती है तो एक हार्मोन ये उत्पन्न करता है जिसको कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन कहा जाता है, जिसे कि हम लोग फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे कि मानव शरीर, ये तो हो गया। गति के नियम, आइए गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने किया था। डायबिटीज के रोगी, ठीक है, डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं, तो ये नहीं पचा पाते शर्करा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज होने का कारण क्या होता है, तो इंसुलिन की जो है, इंसुलिन की कमी। ठीक है, अच्छा इंसुलिन जो होता है ये किससे स्रावित किससे होता है, तो ये स्रावित होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से। ठीक है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से ये स्रावित होता है। ठीक, और इसी कमी से डायबिटीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं त्वरित चालक, या जिसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अक्सर घर जब बनाते हैं, ठीक है, अक्सर हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक, अगर हम लोग घर बनाते हैं इस तरह से, तो बिल्डिंग में ऊपर में इस तरह से देखते होंगे त्रिशूल जैसा कुछ बना रहता है, और इसे एक तार होके ग्राउंड की ओर जाती है, इसी को कहते हैं त्वरित चालक। इसका आविष्कार कौन किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, इसका आविष्कार कौन किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन कर देता है, रेनिन। ठीक है, पेट में दूध को क्या कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है रेनिन। बंगाल विभाजन किसकी घोषणा कब की गई थी, 20 जुलाई 1905 को, और प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिनियम, कांग्रेस के, देखिए 1905 की घटना तो है, और ये भी 1905 की घटना है जब बनारस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो 1905 की जब घटना होती है, बंगाल विभाजन होता है, तो उसी समय कांग्रेस के जो बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहा, 1905 में, लंदन में। ठीक, चलिए बंगाल की अगर मैं बात करूँ, द्वैध शासन लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो समाप्त किसने किया, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया किसने किया, वारन हेस्टिंग ने। अस्थाई बंदोबस्त, अब आइए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत में 3 तरह की बंदोबस्त थी उस समय, एक तो अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी, और तीसरा महालवारी। ठीक है, ये भारत के जो क्षेत्र थे, ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्र में थे। जहाँ पे एक और अगर मैं बात करूँ तो साउथ में, दक्षिण पश्चिम की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो होती रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, ये वाले में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। और उस समय अगर मैं बात करूँ लागू किया किसने था ये व्यवस्था, तो रीड एंड
रीड एंड मुर्रो ने, ठीक है। वही बंगाल के क्षेत्र में मैं बात करूँ, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में मैं बात करूँ तो एक व्यवस्था लागू थी जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त, या जिसे कहते थे जमींदारी व्यवस्था। यहाँ पे किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। और रैयतवारी अर्थात किसान से संबंधित था। वही महालवारी बंदोबस्त की मैं बात करूँ, यहाँ पे था गांव से संबंधित था, और इसको लागू किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो तीनों बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, अस्थाई, रैयतवारी, महालवारी, ठीक है, 3 अलग अलग क्षेत्र। तो महालवारी ये वाले क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी जो भाग थे, ठीक है, वहाँ पे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, ठीक है। कॉर्नवालिस का एक और नाम अस्थाई बंदोबस्त भी, और भारत में नागरिक सेवा का जनक भी, ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए बात करें अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ये लाया गया 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। यह प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। ये अगस्त प्रस्ताव का मतलब था कि जो इसमें, ये अगस्त प्रस्ताव में ये था कि जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिथगो था, ठीक है। इसी के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और इसमें अंग्रेजों ने बिना पूछे, ठीक है, भारतीयों को क्या किया? इसमें झोंक दिया था, ठीक। तो ये था अगस्त प्रस्ताव, और इसमें यही चीज़ किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और इसी प्रस्ताव में ये चीज़ था। तो भारतीयों को क्या किया? जितने भी भारतीय जो थे सैनिक, उनको क्या यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध में इनको झोंक दिया गया था, ठीक है। चलिए दोहरिया का युद्ध, देखिए हुमायूं के द्वारा जो युद्ध 3, 4, 5 जो युद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो पहले हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था युद्ध 1532 में, हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में। इसमें हुमायूं जीत जाता है, मोहम्मद लोदी जो है वो हारता है, ठीक है। हुमायूं और आपका यहाँ पे मोहम्मद लोदी, ठीक है। दूसरा युद्ध होता है चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी। इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, ठीक है। हुमायूं क्या होता है? हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, ठीक। तीसरा होता है कन्नौज का, या जिसे कहते हैं विलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में फिर से होता है। इस बार फिर से शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। और फाइनली एक और युद्ध होता है हुमायूं के किसके बीच में? सिकंदर शाह के बीच में 1555 में, ठीक है। और फिर पुनः ये गद्दी पर वापस बैठता है। सवाल आता है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा।